वेलकम। मैं राधा कृष्ण आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो पिछले दिन रात में 9 से 11 में क्विज दिया गया था पॉलिटी का नागरिकता के ऊपर, उस क्विज का जवाब लेकर के मैं आया हूं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। जवाब जानने से पहले बेसिक चीज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है उसका जवाब जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो तरीका है, देखिए कई तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि जो क्वेश्चन आपने किया है डायरेक्ट मैं उसका आंसर बताऊं। इससे क्या होगा कि आप डेवलप नहीं कर पाओगे, बस केवल उस क्वेश्चन का आंसर मात्र जान करके आप रह जाओगे। जो तरीका है मेरा वो ये कि आपको जो टॉपिक है इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, उसको मैंने आपको कराया है। और इस टॉपिक को इन सच ए मैनर कवर किया जाए कि जो आपको क्वेश्चन जो है कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चन हल कर सकें आप। क्लियर है? तो इसलिए बेस बताना आवश्यक होता है। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है क्वेश्चन के डिस्कशन का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता है क्या आखिर में। ठीक, सिटीजनशिप जिसे कहा जाता है, नागरिकता है क्या। तो देखिए, किसी राष्ट्र से, ध्यान दीजिएगा, किसी राष्ट्र से उसके जो लोग हैं, जो उनके बीच का संबंध होता है, इसी संबंध को नागरिकता कहते हैं। राष्ट्र का वहां पे रह रहे जो लोग हैं उनसे जो संबंध होता है वही नागरिकता होती है। ध्यान देंगे मेरी बात। जब आपका संबंध हो जाता है इससे, मतलब इस इंसान का संबंध जब उस राष्ट्र से होता है, तो ध्यान देंगे संबंध के साथ साथ कुछ चीजें आती हैं। जैसे जब आपका किसी से संबंध बनता है, कोई रिलेशन बनता है, और आपको रक्त संबंध में बताया जाता होगा या कैसे भी, जब आपका कोई किसी से संबंध बनता है तो संबंध के साथ साथ कुछ चीजें आती हैं। क्या? पहली चीज ये आती है कि भाई संबंध जब बनते हैं तो कुछ अधिकार मिलते हैं। ठीक, और जब संबंध बनते हैं तो कुछ दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, ये बेसिक चीजें हैं, ये दो बेसिक चीज हैं कि जब संबंध बनता है तो अधिकार मिलता है और कुछ दायित्व निभाना होता है। कुछ दायित्व होते हैं और कुछ कर्तव्य भी होते हैं। दायित्व और कर्तव्य में अंतर होता है। ठीक है, ध्यान देंगे मेरी बात, समझेंगे। तो जब कोई व्यक्ति नागरिक होता है, जब कोई व्यक्ति देश से संबंध बनाता है तो वही नागरिक कहलाता है। ठीक, और नागरिक जब बनेगा तो उसके पास कुछ अधिकार होंगे, कुछ दायित्व होंगे, कुछ कर्तव्य होंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात। जब बात अधिकार की करेंगे, अगर ये बात देखो भारत देश की है, तो बोलता है जो भारत देश का नागरिक होगा उसको मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन बोलता है कि वह व्यक्ति जो बाहर का है, वह इंडिया में आता है अगर, तो उसके पास क्या मौलिक अधिकार होंगे या नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो व्यक्ति है, मतलब जो यहां देश का है, उसके पास तो अनन्य अधिकार होंगे। जितने अधिकार लिखे गए हैं सब उसके पास होंगे। लेकिन जो बाहर वाला यहां आएगा तो उसके पास कुछ अधिकार होंगे और कुछ अधिकार नहीं होंगे। क्लियर है? तो समझेंगे अभी चीजों को एक एक करके। ध्यान दीजिएगा, ये जो नागरिकता है संविधान के भाग 2, ध्यान दीजिएगा, संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में लिखा हुआ है। और हमारे देश की जो नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब ये है कि अगर देश है तो देश के अंदर देखिए स्टेट भी है,
तो स्टेट का सिटीजनशिप नहीं लेना है, केवल सेंटर का, मतलब केवल देश का एक सिटीजनशिप होगा। जब बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या है, पहले स्टेट का सिटीजनशिप लो और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का सिटीजनशिप लो। क्लियर है? तो अमेरिका में दो दो सिटीजनशिप लेना होता है, इंडिया में केवल एक सिटीजनशिप है, इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। क्लियर है? किस अनुच्छेद में? 5 से 11 भाग 2। ठीक, आगे देखिए, बोलता है कि ये जो सिटीजनशिप नागरिकता का बात है, ऐसा नहीं है कि ये जो चीज है, ये जो संबंध है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बोलता है कि ये संसद के पास ये अधिकार होगा। किसके पास? संसद के पास। देखिए, संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर ये तीनों किसी में ऑप्शन में दिया हुआ है, लोकसभा अलग से, राज्यसभा अलग से, राष्ट्रपति अलग से दिया हुआ है, तो देखिए अंतिम सिग्नेचर तो राष्ट्रपति का होता है, तो इसलिए आंसर राष्ट्रपति सही होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर संसद दिया है तो संसद मतलब ये तीनों, राष्ट्रपति दिया हो, संसद दिया हो, तो संसद बेहतर आंसर होगा, क्योंकि संसद के अंदर ये तीनों आ जाएंगे। लेकिन जब ये पता लगा ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी कुछ और है, तो ये और ये सही नहीं होगा, ये सही होगा, क्योंकि अंतिम सिग्नेचर इसी का होता है। तो देखिए, जो सिटीजनशिप यानी नागरिकता संबंधी कानून बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, उसमें बदलाव किया जा सकता है, और बदलाव का अधिकार, ध्यान देंगे, किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है? इससे संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया है पहले भी, उसमें जो मैंने आपको एनपीआर और एनसीआर और सीएए, आप वीडियो में देखेंगे, जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक को जो है देखिएगा। उसमें डिटेल में नागरिकता के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ है, जिसपे सीएए मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है? तो लिंक में जाकर के आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, नागरिकता से संबंधित चीजों को। तो इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब इसके पास संशोधन का अधिकार है, तो देखिए, जब संविधान लागू हुआ, तो लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो है, जब संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद 1955 में संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है? संसद ने संशोधन किया नागरिकता संबंधी कानून में, और 1905 में संशोधन करने के बाद, ध्यान दीजिए, उसमें बोला कि नागरिकता को 5 तरीके से अर्जित किया जा सकता है। कितने तरीके से? 5 तरीके से हासिल किया जा सकता है, और 3 तरीके से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। ठीक है? 5 तरीके से अर्जन होगा: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और क्षेत्र सम्मिलित करने से। किससे किससे? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, क्षेत्र सम्मिलित करने से। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं जो लिंक दिया हूं उसमें देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल में मैंने चर्चा किया हुआ है उस लिंक में। ठीक, यहां बस इतना जानिए कि आप, जन्म आपका भारत में होता है तो भी आप भारत के नागरिकता ले सकते हैं। वंशानुक्रम यानी कि वंश में आपका कोई है तो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप पंजीकरण करा सकते हैं, पंजीकृत करके ले सकते हैं। देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन के थ्रू, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सगा संबंधी ना हो हमारे देश से, अगर वो हमारे देश का नागरिक बनना चाहता है तो उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता लेनी पड़ेगी। क्लियर है? देशीकरण के द्वारा, नेचुरलाइजेशन कहते हैं उसको। ठीक है? उसको हमारे देश में लंबे समय तक के लिए रहना पड़ता है। क्लियर? तो देखिए, ये देशीकरण है ना? अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र सम्मिलित के आधार पर भी नागरिकता मिलेगी, यानी कि भारत देश अगर कोई देश को जीत लेता है या उसको अपने देश में मिला लेता है, तो दूसरा देश जो भारत में मिल रहा है उसके सारे के सारे नागरिक भारत के हो जाएंगे। क्लियर है? ध्यान दिया जाए मेरी बात, आपको अगर जन्म से नागरिकता मिल रही है, वंश से नागरिकता मिल रही है, तब तो आपकी नागरिकता नहीं जाएगी किसी भी कीमत पर। क्लियर है?
लेकिन अगर आपको देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता मिली हुई है, तो अगर आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिए हैं, गलत तरीके से अगर आपने हासिल किया है नागरिकता, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। समझ पा रहे हैं बात? यहां नहीं समाप्त होगी, यहां समाप्त हो जाएगी अगर आप गलत कुछ करोगे तो। क्लियर? तो 1955 में संशोधन हुआ, उसके बाद ढेर सारे संशोधन हुए, 8-9 संशोधन हुए तब से लेकर के, और अंत में 2019 में संशोधन हुआ, अभी जो CAA कहलाया। उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि 2019 में जो संशोधन हुआ है उसमें क्या क्या हुआ है। क्लियर है? तो उसको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि जो है वो दिया हुआ है आपके लिंक में। ठीक, आगे देखिए, ध्यान दिया जाए मेरी बात। अर्जन करने का 5 तरीका, समाप्ति का 3 तरीका। ठीक, अब देखिए, बोलता है जो अर्जित कर लेगा, जो भारत का नागरिक होगा, बोलता है कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो केवल नागरिकों के पास होंगे, विदेशियों के पास नहीं होंगे। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 बोलता है कि ये जो अनुच्छेद होंगे, ये 5 अनुच्छेद, बोलता है ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को एक्सक्लूसिवली प्राप्त है। क्लियर है? और आगे बोलता है अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, ये वाले जो यहां लिखे हुए हैं, ये अनुच्छेद ये भारतीयों को प्राप्त है, एज वेल एज साथ में किसको प्राप्त है? साथ में जो विदेशी हैं उनको भी ये प्राप्त है। बात समझ आ रही है? तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दिया जाए। आगे बोलता है कि देश के अंदर, ये जो भारत देश है, देखिए इस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो 4 तरह के लोग होंगे। क्लियर है? कौन कौन से 4 तरह के लोग होंगे उसको समझिए। बोलता है कि एक तो देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं इस देश में, पहला तो एक नागरिक होगा, ठीक है, जिसका राज्य से संबंध है, नागरिक हो गया। दूसरा बोलता है अन्य देशी होगा, फॉरेनर होगा, यानी कि विदेशी आदमी है, हमारे देश में आकर के रह रहा है कोई काम से, ये फॉरेनर हो गया। ठीक है। तीसरा बोलता है राज्य विहीन होगा। राज्य विहीन मतलब पता नहीं कहां से कैसे आ गया है, कुछ पता ही नहीं है, वो राज्य विहीन कहलाएगा। हमारे देश में आ गया है, हमें पता ही नहीं है, गलत ढंग से आ गया है, अवैध तरीके से आ गया है। क्लियर है? और एक होगा शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब मान लो यहां का आदमी है ना, और यहां पर पीड़ित है किसी कारणवश, मान लो हिंदू है, वो पीड़ित है, तो वो यहां से यहां आ सकता है। यहां आएगा, सरकार से अपने यहां पर आने की जो है मतलब शरण मांगेगा, सरकार उसे यहां आने की परमिशन देगी, वो आएगा तो क्या कहलाएगा? जब यहां आएगा वो, तो वो कहलाएगा रिफ्यूजी कहलाएगा, शरणार्थी कहलाएगा। तो देश के अंदर कानूनी रूप से 4 तरह के व्यक्तियों की परिभाषा दी गई है। पहला कौन? पहला वो जो नागरिक है, ठीक है, जिन्हें सब अधिकार मिलता है, जितने अधिकार होंगे सब उसको मिलेंगे। दूसरा कौन? अन्य देशी, यानी फॉरेनर, विदेशी, उनको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 नहीं मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये अधिकार उसको मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलें आगे। आगे बोलता है जो राज्य विहीन है, राज्य विहीन जो है वो अवैध प्रवासी होते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, उनको पता ही नहीं होता है हम लोगों को कि वो कौन लोग हैं, कहां से आए हुए हैं, वो हमारे देश में आकर के रह रहे हैं। ठीक है, इल्लीगल तरीके से आ गए हैं, जिसे इल्लीगल माइग्रेंट या अवैध प्रवासी कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे बात करेंगे शरणार्थी। शरणार्थी को भी अधिकार मिलते हैं जब उसको समय समय पर सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के आधार पर उसे मिलते हैं कुछ अधिकार। क्लियर? तो ये हो गया 4 तरह के व्यक्ति वर्ग होंगे। अब देखिए, एक तो ये भारत देश में रहने वाले लोग हो गए। अब उसके बाद देखिए
कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका भारत से संबंध होता है लेकिन भारत में नहीं रह रहे होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक नागरिक है यहां का और ये जाके कहीं और, मतलब मान लो श्रीलंका में अभी रह रहा है नागरिक भारत का, लेकिन किसी काम से श्रीलंका गया हुआ है, वहां रह रहा है, तो उसे एनआरआई कहेंगे, नॉन रेजिडेंस इंडियन। ठीक है, एनआरआई उसे कहेंगे। कौन? जो भारत का है लेकिन किसी काम से बाहर गया हुआ है, वहां रह रहा है, उसे एनआरआई कहेंगे। क्लियर? आगे बोलता है दो और हैं, एक होता है पीआईओ और एक होता है ओसीआई। ध्यान दीजिए, एक होता है पीआईओ और एक होता है ओसीआई। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत सवाल पूछता है इम्तिहान में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय समुद्र पारीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग। देखिए दोनों में अंतर क्या है। ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये बोलता है कि कोई ऐसा विदेशी, कोई विदेशी हो, वर्तमान समय में विदेशी हो, लेकिन पहले कभी उसने भारत की नागरिकता उसके पास रही हो। वर्तमान समय में विदेशी हो लेकिन पहले उसके पास भारत की नागरिकता रही हो। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। मतलब पहले उसके पास नागरिकता थी, अब नहीं है। अब या तो वो या उसके संतान, वो सब क्या कहलाएंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। ठीक है, ओसीआई क्या होगा? बोलता है वह विदेशी जो 26 जनवरी 1950 को नागरिक बनने के लिए योग्य था, लेकिन वो जो है उस समय नागरिकता नहीं लिया। मतलब भारत का नागरिक बनने के लिए योग्य था 26 जनवरी 1950 को, जब भारत संविधान लागू हुआ, लेकिन उस समय वह नागरिकता नहीं लिया। तो बोलता है वह व्यक्ति या उसके नाती पोता, पोता पोती, कोई भी, वो सब क्या कहलाएंगे? ओसीआई कहलाएंगे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। तो तीन तरह के हो गए, एक हो गया एनआरआई, एक हो गया पीआईओ, एक हो गया ओसीआई। ठीक, बोलता है जो एनआरआई होगा उसे सभी सुविधा जैसे एक सिटीजन को मिलती है, सेम टू सेम सुविधा, सारी की सारी सुविधा उसे मिलेगी। क्लियर है? उसके बाद बोलता है जो पीआईओ होगा, पीआईओ कार्ड धारक जो होगा, बोलता है उसको वीजा दिया जाएगा 15 साल का, 15 साल का वीजा दिया जाएगा अगर पीआईओ कार्ड धारक है तो। लेकिन वो एक बार में केवल 6 माह तक, यानी 180 दिन तक केवल एक बार में इकट्ठे रह सकता है। अगर उससे ज्यादा वो रहना चाहता है तो उसे जो है पंजीकरण जा करके, मतलब विभाग में सूचना देनी पड़ेगी कि हम और ज्यादा रहना चाहते हैं। क्लियर है? उसके लिए अन्य प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के पास ओसीआई कार्ड है, ओसीआई कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, तो उसके पास लाइफ लॉन्ग वीजा रहेगा। मतलब कि वह, ध्यान देंगे, उसके पास वीजा हमेशा रहेगा, चाहे जब वो भारत आ सकता है, उसको वीजा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, एक तरह से यूं कहें। क्लियर है? आगे बोलता है कि अगर कोई, देखिए एनआरआई है तो उसके पास मत देने का अधिकार होगा, लेकिन अगर कोई पीआईओ कार्ड धारक है या ओसीआई कार्ड धारक है तो उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, और ना ही उसे चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। किसको? पीआईओ कार्ड धारक को या ओसीआई कार्ड धारक को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। समझ पा रहे बात आप? लेकिन एनआरआई के पास वो सारे अधिकार होंगे। क्लियर है? बात करेंगे बैंक अकाउंट खुलवाने की, तो बैंक अकाउंट तीनों खुलवा सकते हैं इंडिया में। बात समझ में आ रहा है? लेकिन नागरिकता का आधार बैंक अकाउंट कभी नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं बात आप? चलें आगे। आगे देखिए, अब यहां पर आधार कार्ड आपने नाम सुना है, लोग सोचते हैं कि वो नागरिकता है। नहीं, वो एक तरह का केवल पहचान पत्र है। ठीक है, ध्यान दिया जाए
कि जो स्थिति बन के आ रही है हमें उसे समझना पड़ेगा कि यहां पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह के क्वेश्चंस जो है मिलने वाले हैं उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों भारतीय संविधान के भाग 2 के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो बताया मैंने 5 से 11। आगे बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, गलत। फिर बोलता है भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, सही है, सिंगल सिटीजनशिप है। फिर बोलता है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है, क्लियर है। नागरिकता में अस्थायी उपबंध है, नहीं, अस्थायी उपबंध नहीं है, जब चाहे संसद परिवर्तित कर सकती है। तो केवल और केवल कौन सा सही है? 2 सही है, यानी कि भारत में इकहरी नागरिकता है, बाकी सारे जो है ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें पूछता है कौन सा कथन सत्य है, तो बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चले आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, नागरिकता निर्धारण का अधिकार मैंने बताया था संसद के पास है। संसद माने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति का होता है, फाइनल सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है। तो देखिए इसमें न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार दिया हुआ है, तो इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन जो होगा वो बी फॉर बॉल राष्ट्रपति होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है ना। अब देखिए बोल रहा है कि जो आधार कार्ड है, बोलता है कि उसको नागरिकता के मतलब कि आधार कार्ड को नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बताइए, देखिए जो आधार कार्ड है उसको नागरिकता नहीं बल्कि आप इसको जो है अधिवास के रूप में, या यूं कहें कि एक केवल आप आइडेंटिटी के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको नागरिकता का रूप नहीं दे सकते। अगला बोलता है एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण, यानी जो निर्गत कर रहा है, कौन निर्गत करता है? बोलता है जो निर्गत करता है वह संस्था इसको निष्क्रिय नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती। जब उसको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है तो कर सकती है। तो इसमें कौन सा सही है? न 1 सही है न 2 सही है, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। बोलता है संसद द्वारा किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है? ये देखिए 1955 में अर्जन और समाप्ति के प्रावधान है, तो ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित नहीं किया गया है? ध्यान दिया जाए मेरी बात, यहां पर जो स्थिति बन के आ रही है, यहां पर देखिए मैंने आपको बताया कि 1955 से लेकर के 2019 तक उसको 8 से 9 बार उसका संशोधन किया गया है, ठीक है। अब उसमें देखिए 1963 एक ऐसा सन है जिसमें जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें 1963 में संशोधन नहीं किया गया है, 2015 में किया गया है, 2003 में किया गया है, 86-85 में किया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 2015 में एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो पीआईओ कार्ड है इसको ओसीआई कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया था 2015 में, यानी 2015 में ये पीआईओ कार्ड समाप्त कर दिया गया, क्लियर। केवल कौन सा कार्ड रह गया? ओसीआई कार्ड रह गया है। कौन से संशोधन में? 2015 वाले में, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? केवल भारतीयों को प्राप्त, ये 15, 16, 19, 29, 30, तो ये हो गया आपका सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? देखिए ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिक नहीं है उसको भी मिलते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका अधिकार
14, 20, 21, 21 से 22, 23, 24 से लेकर 22 से लेकर 28 तक, और यहां 14, 20, 21 और 21A। तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी सही है। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित कौन से वर्ग हैं? तो कानूनी दर्जे के हिसाब देखिए, ये एक नागरिक होगा, अन्य देशी होगा, राज्य विहीन होगा, शरणार्थी होगा। तो यही ए फॉर एप्पल आंसर सही है इसमें। क्लियर? आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन के 5 शर्तों का उल्लेख है। देखिए 5 शर्तों का उल्लेख है, सही है। आगे बोलता है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों को बताया गया, समाप्ति का 3 आधार बताया गया, यह भी लाइन सही है। तो बोलता है कि कौन सा कथन असत्य है? तो दोनों सत्य है अगर, तो कौन सा असत्य है? कोई नहीं, ना तो 1 ना तो 2, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। बोलता है निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता की धारा में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा एवं दंड का प्रावधान है और यह 1955 के नागरिकता अधिनियम के प्रवासी हेतु भी शामिल है? तो देखिए इसमें एक धारा है 7A, ठीक है, इसमें एक धारा है 7A जो दंड देने का प्रावधान करती है। तो यहां पर ऑप्शन बी फॉर बॉल इज करेक्ट। क्लियर है? अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, ठीक है, या 12 की बात करेंगे। बोलता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किस कार्ड का विलय किसमें किया गया? तो PIO कार्ड का विलय OCI में किया गया 2015 में। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन का जो है हो जाएगा ए फॉर एप्पल, PIO का OCI में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखिए प्राप्त करने के ये 5 तरीके हैं, अर्जन मतलब जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र सम्मिलित करना। यहां पर बोलता है भारतीय बैंक में धन जमा करके, नहीं, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नहीं हासिल कर सकते, यही गलत है। डी फॉर डॉग इज रॉन्ग आंसर, मतलब रॉन्ग है, इसलिए वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो देखिए यहां पर जो आपको बता रहा है कि एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, तो हो सकता है। फिर बोलता है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए, इसमें भी दिक्कत नहीं है। आगे बोलता है बी में बोलता है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी बोलता है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, है ना। यहां पर देखिए अब आपको यहां पर समस्या आएगी। अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए, बोलता है कि एक व्यक्ति के परपोते परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु जिसके पितामह संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक हों, वो पा सकते हैं। तो बोलता है कि पंजीकृत होने के लिए कौन अर्ह नहीं है? तो सबसे सुटेबल आंसर सी है, ठीक है। वो आपको जब आप इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। इसको मैंने जो है आपको लिंक दिया हुआ है, उसमें आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ठीक, किसमें? ध्यान दीजिए, भारत में तो इकहरी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी है, ठीक है। तो डी फॉर डॉग करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 में जो बात लिखी हुई है उसमें पहला लाइन करेक्ट है। बोलता है नागालैंड, असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, इन सबको अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं। क्लियर है? इनके बारे में कुछ चीजें जो है लिखी गई है, बात सही बोलता है। अगला बोलता है भारत तथा संयुक्त राष्ट्र, इसको समझना है, भारत तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र हैं, ठीक है। ये दोनों राजतंत्र हैं, बोलता है। आप समझिए क्या बोल रहा है। बोलता है कि
संघ और राज्य दोनों में है, ये तो बात सही है, संघ है और राज्य है, किंतु नागरिकता इकहरी है। हमारे यहां इकहरी है लेकिन वहां पर दोहरी है, ठीक। तो दूसरा लाइन गलत हो गया। तीसरा लाइन बोलता है जब कोई व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक होता है तो कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर देशीकरण से कोई नागरिकता प्राप्त किया है, अगर वह जो है गलत तरीके से प्राप्त किया है या कोई ऐसी चीज होती है तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो लाइन 2 लाइन 3 दोनों गलत है, केवल एक सही है, इसलिए यहां पर ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का अर्थ है, 17 बोलता है नागरिकता का अर्थ है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। बिल्कुल, अगर आप नागरिक हैं तो आपको सिविल अधिकार भी मिलेंगे, राजनीति में भी आपका पूरा पूरा अधिकार है। आगे बोलता है कि आप हर राज्य मतलब लोकसभा में संघ और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार आपके पास होगा, यानी आप जहां हैं वहां से आप मतदान कर सकते हैं। फिर आगे बोलता है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार है। बिल्कुल, आप सांसद भी बन सकते हैं, विधायक भी बन सकते हैं। क्लियर है, तीनों सही है, इसलिए डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आपका अगला आएगा, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि 2003 के भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंतः स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों की श्रेणी के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्लियर है, तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोलता है यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को जिसके पास पीआईओ कार्ड धारक है उसको दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। नहीं, बस एक कार्ड देता है, नागरिकता नहीं देता है। तो पहला लाइन गलत। दूसरा बोलता है भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी जिसके पास पीआईओ कार्ड है, बोलता है अन्य देश के नागरिक हैं, बिना नागरिकता के ओसीआई कार्ड प्रदान करता है। बिल्कुल सही, उन्हें जो है नागरिकता नहीं देता है, ओसीआई कार्ड दे सकता है। तो दूसरा लाइन सही है, ठीक है। आगे बोलता है यह ओसीआई को भारत में आम चुनाव में मतदान की आज्ञा देता है। नहीं, ये देखिए मताधिकार नहीं होता है, तो ओसीआई के पास होता है, ना पीआईओ के पास होता है। तो तीसरा लाइन भी गलत है। चौथा लाइन यह ओसीआई को भारत में बिना वीजा के यात्रा की मंजूरी देता है। ये देखिए कोई वीजा की जरूरत नहीं, लाइफ टाइम के लिए होता है, तो ओसीआई वाला आ सकता है। तो दूसरा और चौथा सही है, पहला और तीसरा गलत है। और सवाल में पूछा है कि कौन सा गलत है, तो पहला और तीसरा गलत होगा। बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 19, बोलता है कि अधिनियम 1955 के अंतर्गत कौन से तरीके से नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? ठीक है, उसमें बोलता है वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम से तो पाया जा सकता है। पंजीकरण से भी पाया जा सकता है। राज्य क्षेत्र सम्मिलित होना, उससे भी पाया जा सकता है। फिर बोलता है विदेशी नागरिकता के आधार पर, नहीं, उसके आधार पर नहीं पाया जा सकता है। क्लियर है, तो यही डी फॉर डॉग क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है एनपीआर, राष्ट्रीय पब्लिक रजिस्टर, एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जो भी हल्ला मचा हुआ है, ठीक है, बोलता है कि किस अधिनियम के तहत बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा इसको। 2004 में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था उसको संशोधित करके 2003-2004 में जो है एनपीआर लाया गया था। तो यही ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा खत्म होता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं और अगली क्लास के लिए आप जो है तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू।